आइए जैवाणु की बात कर रहे बेटा, यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। कमेंट सेक्शन पर ज्यादा फोकस मत करिएगा और चीजों को सुनने की समझने की कोशिश करिएगा, बस चीजें जो हम रिपीट करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो चीज जो आती है वो आता है ये, जो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, रामाचंद्रन प्लॉट, जो 1954 में रामाचंद्रन जी ने प्रोटीन की संरचना के लिए दिया था। और कौन सी संरचना थी? कोलेजन की तिहरी कुंडलित संरचना जो थी उसको दिया था किसने? रामाचंद्रन प्लॉट ने। ठीक है, ये इतनी सी बात याद रखनी है आपने। बाकी इसके अलावा अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट संरचना पर मॉडल जो था वो किसने दिया था? याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। पावलिंग ने अल्फा शीट और बीटा शीट संरचना का मॉडल प्रकाशित किया था, जिससे ये बहुत प्रभावित हुए थे और कोलेजन की संरचना को दिया था। बस इससे ज्यादा इसमें कुछ याद नहीं रखना है। इनका जन्म कब हुआ था, कौन से कॉलेज में गए थे, क्या प्रोफेसर थे, मद्रास विश्वविद्यालय में गए थे, नहीं। मेन जो चीज है, रामाचंद्रन प्रोटीन की, कोलेजन प्रोटीन की तिहरी संरचना जो थी वो बताई थी। एक तो ये थी और एक रामाचंद्रन प्लॉट था। रामाचंद्रन प्लॉट किस लिए होता है वो आप जानते हैं, मैंने आपको बता दिया था। प्रोटीन्स के अंदर जो अमीनो एसिड जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, अल्फा शीट, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड का एंगल बताने के लिए क्या यूज में लिया जाता है? रामाचंद्रन प्लॉट। ये हमने सबसे पहले देख लिया था। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो जरा ध्यान से सुनते जाइएगा। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा, वो चीजें जो आपने याद रखनी है, भूलना चाहिएगा। डन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इस तरीके से हमारी एनसीईआरटी यहां पर स्टार्ट होती है। चलो जी, आइए यहां से यहां तक जो बात समझा रखी है, हम पूरी एक एक लाइन पढ़ने वाले हैं, एक एक लाइन कवर करने वाले हैं। जहां इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइटेड है। ठीक है, लिखा हुआ है। इस जीव मंडल में विविध प्रकार के जीव मिलते हैं। इस जीव मंडल में अलग अलग प्रकार के जीव मिलते हैं। मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि क्या सभी जीव रासायनिक संगठन की दृष्टि से एक ही प्रकार के तत्वों या यौगिक से मिलकर बने होते हैं? क्या जितने भी जीव है सभी जीवों के अंदर सेम रसायन मिलते हैं, सेम यौगिक मिलते हैं? ये दिमाग में प्रश्न आता है। आप रसायन विज्ञान में सीख चुके होंगे कि तत्वों का विश्लेषण कैसे करते हैं। आपने केमिस्ट्री में सीखा होगा कि कैसे तत्वों को बांटते हैं। यदि आप पादप और प्राणी ऊतकों एवं सूक्ष्म जीव में तत्वों का परीक्षण करें तो हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन व अन्य तत्वों की एक सूची प्राप्त होती है। यानी बोल रहा है कि अगर आपने एक प्लांट ले लिया, एक एनिमल ले लिया और एक सूक्ष्म जीव ले लिया, जैसे बैक्टीरिया ले लिया, तो जब आप इनका अध्ययन करते हैं तो आपको क्या मिलते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और कई सारे तत्व मिलते हैं। किसके अंदर? इन जीवों के अंदर। चलो जनाब आगे। जिनकी मात्रा जीव ऊतकों की प्रति इकाई मात्रा में भिन्न भिन्न हो सकती है। यानी जिनकी मात्रा जो है वो पादप ऊतक में अलग हो सकती है, जंतु ऊतक में अलग हो सकती है, सूक्ष्म जीवों के अंदर अलग हो सकती है। यदि उपरोक्त परीक्षण निर्जीव पदार्थ जैसे भूपर्पटी के एक टुकड़े पर करें, यानी यही परीक्षण जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अन्य तत्वों जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो हमने किसमें देखा? जीव के अंदर देखा। अगर यही चीज अगर हम निर्जीव में देखें, जैसे हमने भूपर्पटी ले ली यानी चट्टान ले ली, तब भी हमें तत्वों की उपरोक्त सूची प्राप्त होगी। यानी तब भी हमें वही सूची मिलेगी। क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी उनमें मिलेगा, यानी लिविंग में भी मिलेगा, नॉन लिविंग में। लेकिन उपरोक्त दोनों सूचियों में क्या अंतर है? लेकिन दोनों की सूचियों में क्या अंतर है? जो नॉन लिविंग में मिलेगी सूची और जो लिविंग में मिलेगी सूची, उसमें क्या अंतर होगा? सुनिश्चित तौर पर उनमें कोई अंतर नहीं मिलता, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सभी तत्व जो भूपर्पटी के नमूने में मिलते हैं वे सभी जीव सजीव के नमूने में भी मिलते हैं। यानी जो नॉन लिविंग में जो मटेरियल, जो तत्व, जो एलिमेंट्स मिल रहे थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब कुछ वो लिविंग्स में भी मिल रहे हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो हाईलाइटेड पार्ट था, वो क्या है? फिर भी सूक्ष्म परीक्षण से, यानी हमने और जटिलता के साथ और सूक्ष्म एनालिसिस किया और पता लगाया कि कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा अन्य तत्वों की अपेक्षा किसी भी जीव में भूपर्पटी से सामान्यता से ज्यादा होती है। यानी इतनी सी चीज हमें पता लगी। सर ये नई एनसीईआरटी? हाँ प्रभु, मैंने रात को 1 बजे ये जो एनसीईआरटी जो क्रॉप करके मैं लाया हूं, रात को 1 बजे तक
1 बजे मैंने ये काम करना स्टार्ट किया था। आपकी नई एनसीईआरटी की ये पिक्चर्स क्लिक नहीं करी, क्रॉप करके इस पीपीटी में डाली है। तो पहली बात आप ये सुनिश्चित रहिएगा कि ये जो एनसीईआरटी है ये न्यू एनसीईआरटी है 2023-2024 वाली। डन। पहली बात, विश्वास ना हो तो मिलाते जाइएगा, तुलना करते जाइएगा जिसके पास नई एनसीईआरटी, और नहीं है नई एनसीईआरटी तो गूगल पर आपको तरीका बता दिया है नई एनसीईआरटी डाउनलोड करने का। इतना विश्वास रखिएगा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। रात को मां कसम मैंने ये नई एनसीईआरटी जो है क्रॉप करके इस पीपीटी में डाली है। बस डन। तुमको में से कईयों को विश्वास नहीं होता, पूरा पर्चा देना पड़ता है, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है। सो बेटा यहां से इस लाइन में क्या चीज पता लग रही है? इस लाइन में ये पता लग रहा है कि लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर सेम तत्व मिल रहे हैं, बस डिफरेंस किस चीज का है? लिविंग्स के अंदर पर्टिकुलरली कार्बन, याद रखना, और हाइड्रोजन की मात्रा नॉन लिविंग से ज्यादा है। ये यहां पर हाईलाइटेड पोर्शन था, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। बोलो क्या ये यहां तक की बात? जल्दी से, टोटल कितने पेज है? 48 पेज हैं। एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी में नहीं, जो मैं आज स्लाइड लाया हूं यहां पर देख, यहां पर तेरे को 48 दिखेंगे, जिसमें ये चौथा पेज है, क्योंकि ये खाली है तीसरा, ये दूसरे में रामाचंद्रन जी आगे, पहले में ये चलता हुआ बायोमोलिक्यूल। तो कुल मिलाकर चैप्टर है यहां पर चौथे पेज से स्टार्ट, जिसमें हमने ये चौथा पेज देखा है। टोटल कितने? 48, यानी 44 पेज पढ़ने हैं। ये पहला पेज आपको क्लियर हो गया? इतनी सी बात, क्लियर होते ही थम्स अप, नॉर्मल सी बात है। जल्दी से बताइए, सोचिए, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है? कोई कंफ्यूजन नहीं था, सिंपल सा था। लिविंग नॉन लिविंग दोनों के बीच में डिफरेंस बता रखा है कि भैया लिविंग में और नॉन लिविंग में दोनों में तत्व मिलते हैं, एलिमेंट्स मिलते हैं। अब उनमें से सारे के सारे एलिमेंट जो लिविंग में मिल रहे हैं वही नॉन लिविंग में मिल रहे हैं, ये चीज यहां पर बता रहा है। और ये बोल रहा है कि लिविंग के अंदर जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं पर्टिकुलरली कार्बन और हाइड्रोजन, उसकी संख्या जो है, उसकी मात्रा जो है वो नॉन लिविंग से ज्यादा है। ये एक तालिका में दे रखा है। कौन सी तालिका में दे रखा है? 9.1 तालिका उसमें दे रखा है। डन। आप एनसीईआरटी खोलकर बैठिएगा। ठीक है मेरे भाई। चलो अगले पेज पर आते हैं। सेकंड पेज है ये वाला, ये सेकंड पेज है। टोटल कितने पेज पढ़ने? 44 पेज। सोच अगर हम 5 मिनट में, या 5 तो नहीं, ज्यादा बोल दिया मैंने, 3 मिनट में भी अगर हम एक पेज समाप्त कर रहे हैं, 3 तो बहुत जल्दी हो जाएगा, 3-4 मिनट या 5 मिनट मैक्सिमम, तो हमारे ये 40 पेज 120 मिनट में है। 40 पेज 120 मिनट में लगभग 200 घंटे, यानी लगभग 3.5-4 घंटे में हमारा ये चैप्टर हो जाएगा। ठीक है। डन। तो प्लीज यहां पर फोकस करिएगा। दूसरे पेज पर दे रखा है रासायनिक संगठन व विश्लेषण कैसे करें। कैसे पता लगाए रसायनों का? वो जो तत्व जो है, वो जो एलिमेंट जो है, वो जो यौगिक जो है, वो जो केमिकल्स जो है, उनका हमें विश्लेषण करना है, उनका हमें एनालिसिस करना है। तो क्या करेंगे? तो रासायनिक विश्लेषण करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? इसी तरह से हम पूछ सकते हैं कि जीवों में कार्बनिक यौगिक किस रूप में मिलते हैं। भैया कार्बनिक यौगिक कैसे मिलते हैं? कार्बनिक यौगिक जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है वो कैसे मिलते हैं? आपसे किसी ने पूछा, बता बे कार्बनिक यौगिक कैसे मिलते हैं? क्या आपसे किसी ने पूछा कि कार्बनिक यौगिक जो है किस रूप में मिलते हैं? है ना? तो आपने पूछा। उपरोक्त उत्तर पाने के लिए कोई व्यक्ति क्या करेगा? अब ये उत्तर अगर किसी को चाहिए कि भैया आपसे पूछ ले कि बताइए इसके अंदर कार्बनिक यौगिक कैसे मिलते हैं, मेरे अंदर कार्बनिक यौगिक कैसे, किस रूप में मिलते हैं, अब ये उत्तर पाने के लिए हम क्या करेंगे? इस उत्तर को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रासायनिक विश्लेषण करना पड़ेगा, हमें उस रसायनों का एनालिसिस करना पड़ेगा, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। ठीक है। अब कैसे करेंगे? हम किसी भी जीव ऊतक, हमने अब क्या ले लिया? एक ऊतक ले लिया, या तो हमने कोई सब्जी ले ली, या हमने यकृत ले लिया, या कोई भी टुकड़ा ले लिया। कुल मिलाकर किसका? सजीव का। क्या ले लिया? टुकड़ा ले लिया। अब साहब टुकड़े का क्या करेंगे? अब उस टुकड़े को लेकर खरल और मूसल में, खरल मूसल याद आ रहा है आपको? इस तरीके से इमाम दस्ता था, याद आ रहा है? एक खरल लेंगे, मूसल लेंगे, उसके अंदर क्या डालेंगे? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालेंगे। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल दिया और उसको पीस दिया। क्या बना दी? एक तरीके का पेस्ट बना दिया। बना देते हैं, क्या बना दिया? एक पेस्ट बना दिया। उस पेस्ट को पीसते जाते हैं, जिसके बाद एक गाढ़ा करदम बनता है। करदम यानी स्लरी, यानी एक तरीके से गाढ़ा सा पेस्ट बनता है। उस पेस्ट को हमने क्या बोला था? स्लरी बोला था, करदम बोला था। ठीक है। अब
इस करदम को हम क्या करेंगे, कपड़ा लेंगे, बहुत पतला सा क्या लेंगे, महीन मीन्स बहुत पतला सा क्या लेंगे, कपड़ा लेंगे, कपड़े में रख देंगे और रख कर हम उस कपड़े को निचोड़ेंगे। जैसे आप लोगों ने इमरती या जलेबी तलते हुए देखा होगा, तो क्या करते हैं, वो जो पेस्ट जो होता है उसको कपड़े के अंदर डालते हैं, उस कपड़े को ऐसे निचोड़ते हैं और डिंग 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 ऐसे करते हैं ना। बिल्कुल वैसे ही आपने इमाम दस्ते में सबसे पहले क्या डाला, एक अम्ल डाला, उसमें आपने जीवित ऊतक को डाला और पीस दिया। पीसने के बाद आपने कपड़ा ले लिया, कपड़े के अंदर डाला और उसको निचोड़ दिया। अब क्या होएगा, डन। अब हमें दो प्रकार की चीजें मिलेंगी, एक वो जो छन जाएगी, एक वो जो नहीं छनेगी। जो छन जाएगी वह अंश जो अम्ल में घुल जाता है और घुलकर वो नीचे आ जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, निस्यंद कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं। जबकि दूसरा जो अम्ल में नहीं घुला, अम्ल में नहीं घुला और ऊपर ही रह गया, उसको हमने क्या बोला था, याद कर, उसको हमने क्या बोला था, रेटेंटेट बोला था इंग्लिश में, हिंदी में बोला था धारित। तो दो प्रकार के अंश हमको मिलते हैं, एक वो जो नीचे घुलकर आ जाते हैं, अम्ल में घुलनशील होते हैं, और एक वो जो ऊपर रह जाते हैं, अम्ल अविलय। याद रखना, धारित क्या होते हैं, अम्ल अविलय होते हैं, अम्ल अविलय होते हैं, अम्ल में घुलते नहीं है। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ में आ गई। वैज्ञानिकों ने अम्ल घुलनशील भाग में हजारों कार्बनिक यौगिक को प्राप्त किया। अब वैज्ञानिकों ने क्या देखा, अविलय होते हैं, अम्ल में घुलते नहीं है। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ में आ गई। वैज्ञानिकों ने अम्ल घुलनशील भाग में हजारों कार्बनिक यौगिक को प्राप्त किया। अब वैज्ञानिकों ने क्या देखा, जो अम्ल में घुलनशील जो चीजें थी उसमें कार्बनिक यौगिक भरपूर मात्रा में मिल रहे हैं। ठीक है जी, आगे। तुम उच्च कक्षाओं में बताया जाएगा कि जीवित ऊतकों के नमूनों का विश्लेषण में इनमें मिलने वाले विशेषकर कार्बनिक यौगिक की पहचान कैसे की जाती है। अब यहां पर बता रखा है कि भैया तुम हायर क्लासेस में, 12th में नहीं, 11th में नहीं, हायर क्लासेस में जाते हो, कॉलेजेस में जब जाते हो तो वहां पर प्रैक्टिकल्स करते हो, वहां पर लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो, तब तुम्हें पता लगेगा कि कार्बनिक यौगिक की कैसे पहचान की जाती है। जो कार्बनिक यौगिक जो होंगे उनकी पहचान कैसे की जाएगी। किसी निचोड़ में मिलने वाले विशेष यौगिक को उसमें मिलने वाले अन्य यौगिक से अलग करने के लिए विभिन्न पृथक्करण विधि अपनाते हैं जब तक कि वह अलग नहीं हो जाता। अब ये जो लाइनें जो हैं ये आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है, मतलब ये हायर क्लासेस में की जाती हैं। जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, कुल मिलाकर हम क्या करते हैं कि भैया हमारे पास यहां पर अब ये जो अम्ल में घुलनशील पदार्थ है ये नीचे आ गया। अब इस अम्ल में जो घुलनशील पदार्थ है इसमें कार्बनिक पदार्थ भी है, अकार्बनिक पदार्थ भी है, कई सारी चीजें हैं। तो अब बात आ रही है इनको सेपरेट कैसे करें। तो वो सेपरेट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो। ये लाइन यहां पर लिखी हुई है क्या, कि आपने निचोड़ दिया, निचोड़ने के बाद उसके अंदर जो यौगिक होंगे उन यौगिकों को आप अन्य यौगिकों से कैसे अलग करेंगे। अन्य यौगिकों से अलग करने के लिए कहीं ना कहीं अलग अलग क्या है, पृथक्करण विधि होती है जो हायर क्लासेस में बताई जाती है, जहां पर आप उन्हें क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ये चीज लिखी हुई है। डन, क्लियर है यहां तक की बात। दूसरे शब्दों में एक वियुक्त एक शुद्ध यौगिक होता है। क्या, एक वियुक्त एक शुद्ध यौगिक होता है, यानी जो आपने अलग किया है, जो आप यहां पर सेपरेट कर देंगे। कुल मिलाकर प्रोटीन को अलग कर दिया, किससे, लिपिड से, लिपिड को अलग कर दिया कार्बोहाइड्रेट से, आपने कहीं ना कहीं आयंस को अलग कर दिया, लवणों को अलग कर दिया। तो ये जो अलग करने की प्रक्रिया जब संपन्न हो जाएगी तो आपके पास शुद्ध तत्व आ जाएगा, आपके पास शुद्ध मटेरियल आ जाएगा, यानी जो आपने अलग किया है वो एक तरीके से शुद्ध यौगिक आपको मिल जाएगा। हाँ जी, विश्लेषण तकनीक का प्रयोग कर किसी भी यौगिक के आणविक सूत्र व संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। यानी जब आप विश्लेषण करोगे, जब आप अलग कर दोगे, जब आप सेपरेट कर दोगे, प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट से अलग कर दिया, फिर उस प्रोटीन का एनालिसिस करोगे, तो उस प्रोटीन का एनालिसिस करने के बाद आपको उसकी संरचना पता लगेगी, आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लग जाएगा। तो ये सारी चीजें हायर क्लास में की जाती है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया था।
पेज में लिखा हुआ था कि भैया आपने अध्ययन करना है एक लिविंग और एक नॉन लिविंग में। हमें पता लगा दोनों में तत्व मिलते हैं, दोनों में सेम मिलते हैं, बस मात्रा कार्बन हाइड्रोजन की लिविंग में ज्यादा है। ये चीज डन। दूसरे में लिखा हुआ है, अच्छा सॉरी, इस पेज में ये हो गया था फर्स्ट वाले में। दूसरे पेज में लिखा हुआ था कि भैया अगर हमें कार्बनिक पदार्थ का पता लगाना है तो कैसे पता लगाएंगे, अकार्बनिक से कैसे अलग करेंगे। तो हम एक जीवित ऊतक ले लेंगे, हमने मान लो लीवर ले लिया, हमने पत्ती ले ली, हमने तना ले लिया, उसको खरल मूसल में ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिक्स किया और पीस कर एक करदम बना दिया, एक पेस्ट बना दिया। पेस्ट को हमने कपड़े में डाला, निचोड़ा। अब निचोड़ने के बाद दो चीजें बनेंगी, दो अंश बनेंगे। एक जो अम्ल में घुलनशील हो जाएगा छन जाएगा, जो नहीं छनेगा वो धारित है। डन। इतनी सी बात समझ में आ गया। प्रश्न नीट में कहां से आएगा याद रखना, प्रश्न आएगा यहां से। जो धारित जो होता है उसमें क्या मिला, वैज्ञानिकों ने अम्ल घुलनशील भाग में हजारों कार्बनिक यौगिक प्राप्त किए थे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, भूल ना जाइएगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिकों को अम्ल घुलनशील भाग में क्या मिला था, हजारों कार्बनिक यौगिक मिले थे। याद रखना, हजारों कार्बनिक यौगिक मिले थे। हजारों कार्बनिक यौगिक मिले थे, ये याद रखना। उसके बाद जो लाइनें यहां पर लिखी हुई है, साफ साफ एनसीईआरटी बोल रही है कि तुम्हें उच्च कक्षाओं में, उच्च कक्षा यानी हायर क्लासेस में, जब कॉलेजेस में जाओगे तब तुम्हें ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो यौगिक जो है इनको अलग करना पड़ेगा। एक यौगिक को दूसरे यौगिक से अलग करोगे, जब आप अलग कर दोगे तो आपको शुद्ध यौगिक मिल जाएगा। हाँ, अब वो जो शुद्ध यौगिक जो मिलेगा, अब आप उसका क्या स्ट्रक्चर पता लगा सकते हो, आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लगा सकते हो, आप उसका कार्य पता लगा सकते हो। ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी, ये सारी चीजें आपको करने को मिलेंगी किसमें, हायर क्लासेस में। कहां पर मिलेंगी, हायर क्लासेस में करने को मिलेगी। ये चीजें यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, डन, क्लियर, समझ में आ गया। हाँ जी, चलो। अब एक बालिका ने पूछा, सर यहां पर एसिड क्यों लिया। चलो आप हमें बताइए, जितने भी बच्चों ने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा हुआ है, हमने यहां पर एसिड क्यों लिया, तोड़ने के लिए। हम यहां पर जो एसिड ले रहे हैं वो किस लिए ले रहे हैं, सोचो। आप जो जीवित ऊतक उसके साथ मिक्स करोगे, वो जीवित ऊतक की कोशिकाओं को तोड़ना फोड़ना नहीं है। हाँ, फोड़ना है ना, तभी तो मिक्स होंगी ना चीजें उसके अंदर। अब कुछ मिक्स होंगे, कुछ मिक्स नहीं होंगी। तो हमने एक ऐसा एसिड लिया जो उसको तोड़ देगा, खंडित कर देगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा, इसलिए लिया था। ठीक है, जीव ऊतक में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिक को जैवअणु कहते हैं। चलो जी, ये हो गई है डेफिनेशन। जिनको डेफिनेशन याद करनी होती है, सर जैवअणु क्या होते, सर जैवअणु क्या होते, तो जैवअणु क्या होते हैं, वो अणु, वो कार्बनिक यौगिक, वो कार्बनिक पदार्थ जो जीव में मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। ये डेफिनेशन सीधी सीधी। लेकिन जीवों में अकार्बनिक यौगिक या अकार्बनिक तत्व भी तो मिलते हैं, आगे लिख रहा है। लेकिन जीवों में अकार्बनिक तत्व या यौगिक भी मिलते हैं। मेरे साथ साथ अपनी एनसीईआरटी पढ़ते जाइएगा। ठीक है, हमें यह कैसे जान पाते हैं कि एक थोड़ा भिन्न किंतु भंजक प्रयोग करना पड़ेगा। अब पूछ रहा है कि भैया एक जीवित ऊतक के अंदर कार्बनिक यौगिक, जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको हमने जैवअणु बोल दिया। ठीक है जनाब, अब इन कार्बनिक पदार्थ के अलावा अकार्बनिक पदार्थ भी तो मिल रहे हैं। हाँ सर, फिर दोनों की अलग पहचान कैसे करें, तो हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए, कोई भंजक, भंजक का मतलब कोई तगड़ी, कोई अलग करने वाली, एक एनालिसिस करने वाली हमारे पास कोई चीज होनी चाहिए जिससे हम एनालिसिस कर पाए। कोई हमारे पास तरीका होना चाहिए क्या, जिसका प्रयोग करके हम ये पता लगा पाए, कैसे जान पाएंगे कि अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों को अलग कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए। अब क्या तरीका होना चाहिए, पढ़ते हैं। जीव ऊतक, जैसे हमने पढ़ लिया यकृत की, थोड़ी मात्रा को तोलकर, थोड़ी मात्रा को हमने तोल लिया। अब जैसे मैंने पत्ती ले ली, उस पत्ती को उठाकर मैंने तोल लिया। अब उस पत्ती में जल है, हाँ, कार्बनिक पदार्थ है, हाँ, अकार्बनिक भी है, हाँ, सब कुछ है, हाँ। तो वो जो भार जो होगा, उस भार को हम क्या कहलाएंगे, वो भार आपका क्या कहलाएगा, जलीय भार के शुष्क भार। जरा सोच, जब तक मैंने उसको सुखाया नहीं, जब तक उसके अंदर जल है, क्या वो तरलीय भार कहलाएगा। हाँ, जैसे मैंने धूप में रख दिया, पानी उड़ गया, पानी उड़ने के बाद अब जो भार होएगा उसको हम क्या बोलेंगे, शुष्क भार, जिसमें संपूर्ण जल लिखा हुआ है, जिसमें संपूर्ण जल वाष्पित हो जाता है। तो शुष्क भार, ड्राई वेट क्या होता है कि जब एक ऊतक में से जल निकल जाए, वाष्पीकृत हो जाए, धूप में
रख दे सारा पानी निकल जाएगा, तो जो भार बचेगा वो क्या कहलाएगा? शुष्क भार कहलाएगा। हाँ, अब उस शुष्क भार में क्या है भाई? मैंने तेरे से इतनी सी बात बोली, ये पत्ती है, इस पत्ती के अंदर जल है, हाँ जी जल है। कार्बनिक पदार्थ है, हाँ जी कार्बनिक पदार्थ है। अकार्बनिक पदार्थ है, हाँ जी अकार्बनिक पदार्थ है। इस पत्ती को हमने सुखा दिया, जल निकल गया, जल खत्म, ये पत्ती सूख गई है। सूखने के बाद अब इसमें कार्बनिक अकार्बनिक, अब अकार्बनिक में क्या है? मिनरल्स है, खनिज है। कार्बनिक में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक अम्ल है। अब ये जो भार जब ये सूख जाएगी तो उसको हमने बोला शुष्क भार। अब इस शुष्क भार को जब हम इस पत्ती को, सूखी हुई पत्ती को जब हम जलाएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन जल जाता है? कौन बर्न हो जाएगा? कार्बनिक पदार्थ सारा सारा बर्न हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? अकार्बनिक पदार्थ किस रूप में बचेगा? भस्म के रूप में बचेगा, ऐश के रूप में बचेगा। तो वो जो भस्म जो होगी उसमें अकार्बनिक पदार्थ है। तो हमें अकार्बनिक पदार्थ कैसे पता लगेगा कि अकार्बनिक पदार्थ है? जब हम एक जीवित ऊतक को सुखाकर उसको जलाकर जो उसकी राख बचेगी, उस राख में क्या होएगा? अकार्बनिक पदार्थ होएगा। क्लियर है? चलें आगे। हाँ जी, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। बचे हुए पदार्थ से शुष्क भार प्राप्त होता है यदि ऊतक को पूर्ण रूप से जलाया जाए। क्या कर दिया? जला दिया। तो कार्बनिक यौगिक जो है ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प से अलग हो जाते हैं, यानी कुल मिलाकर कार्बनिक यौगिक खत्म हो जाते हैं। बचा हुआ पदार्थ जो होता है वो क्या कहलाता है? भस्म कहलाता है। इस भस्म में क्या मिलते हैं? अकार्बनिक तत्व मिलते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, ये सारे मिलते हैं। अकार्बनिक यौगिक जैसे सल्फेट, फॉस्फेट आदि अम्ल घुलनशील अंश होते हैं। याद रखना, अम्ल घुलनशील कौन थे? आपके अकार्बनिक पदार्थ थे। ये जो अकार्बनिक पदार्थ जो हैं ये अम्ल में घुलनशील होते हैं। याद रखिएगा, भूल ना जाइएगा। छोटे होते हैं, अम्ल में घुलकर नीचे आ जाते हैं। इस कारण से, अब यहां तक की लाइन इंपॉर्टेंट थी, सारी की सारी हाईलाइट करनी है। इस कारण से तत्वीय विश्लेषण से किसी जीव ऊतक के तत्व संगठन की हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन आदि के रूप में जानकारी मिलती है। यानी इस विधि से, ये जो विधि जो है, इस विधि का उपयोग करने से हमें एक ऊतक के अंदर उसके अकार्बनिक तत्वों का पता लग जाता है। जब हम उस ऊतक को सुखाएंगे, जलाएंगे, उसकी भस्म मिलेगी, उस भस्म में देखेंगे। सोच, मेरे लीवर को निकाला, निकालकर सुखाया, जल निकाला, जलाया, जो राख आई उस राख में एनालिसिस किया कौन से तत्व मिल रहे हैं, तो हमें पता लग गया हमारे लीवर के अंदर कौन से तत्व मिल रहे हैं। बस यही लाइन लिखी हुई है कि भैया जब आप ये विश्लेषण कर लेंगे तो आपको जानकारी नहीं मिल जाएगी। हाँ सर, किसकी जानकारी मिल जाएगी? सर, तत्वों के संगठन की, कि कौन कौन से तत्व मिल रहे थे। खत्म, खल्लास। डन। नेक्स्ट, यौगिकों के परीक्षण से जीव ऊतक में उपस्थित कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों के बारे में जानकारी मिलती है। यानी जब हमने यहां पर ये परीक्षण किया, परीक्षण करने से हमें ये सब कुछ पता लग गया कि भैया एक जीव के अंदर अकार्बनिक पदार्थ भी है और कार्बनिक पदार्थ भी है। ये दोनों चीजें मिल रही हैं। रसायन विज्ञान की दृष्टि से क्रियात्मक समूह जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक यौगिक आदि की पहचान की जा सकती है, किंतु जीव विज्ञान की दृष्टि से इन्हें हम अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, क्षार, वसा अम्ल इत्यादि में वर्गीकृत करते हैं। अगर केमिस्ट्री की भाषा में देखें तो ये जो केमिकल्स अंदर मिलेंगे इनमें हम क्या छांटते? ग्रुप छांटते हैं। कौन सा? एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ये तो हम केमिस्ट्री की भाषा में देखते हैं अगर किसी केमिकल का विश्लेषण करना है। लेकिन अगर हम जीव विज्ञान की दृष्टि से देखें, बायोलॉजी की दृष्टि से देखें, तो हम वहां पर क्या एल्डिहाइड, कीटोन ये देखेंगे। ये हम देखेंगे अच्छा अमीनो एसिड है क्योंकि अमीन और कार्बोक्सिलिक समूह है। अच्छा लिपिड है क्योंकि ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल है। अच्छा प्रोटीन है क्योंकि अमीनो एसिड। अच्छा कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेकेराइड्स मिल रही है। अच्छा न्यूक्लिक अम्ल है क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स मिल रहे हैं। तो हम केमिस्ट्री की दृष्टि से देखें तो हम समूह देखते हैं, और अगर हम बायोलॉजी की दृष्टि से देखें तो हम अणुओं की बात करते हैं। ये चीज यहां पर बता रखी है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए जनाब, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है? क्या मेरी क्लास रुक रुक के चल रही है? नहीं बेटा, आप देखो ये चीज मेरे को आइडिया नहीं है आपकी क्लास रुक रुक के चल रही है, नहीं रुक रुक के चल रही, लेकिन अपन तुमको पढ़ा रहे हैं। और चाहो तो मेरे साथ चाय भी पी लो और साथ साथ पढ़ भी लो।